हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का डी के सक्सेस पॉइंट पर। कक्षा 10 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2023 की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उन्हें लेके आ चुका हूँ। ये पहला वीडियो है, आज से कंटिन्यू आपके वीडियो आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप सभी रेगुलर वीडियो देखकर आप अपने 70 में 70 नंबर पक्के कर सकते हैं। आपका बहुत ही अच्छा मेरिट आने वाला है अगर आप इन वीडियो को ध्यान से देखते हैं और इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करके जाते हैं। तो इनमें कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए रखे गए हैं। पहले बहुविकल्पी प्रश्न है जो कि 20 नंबर में आप लोगों के एग्जाम में आने वाले हैं, जो कि 70 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। 20 उसमें बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। उसके बाद आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं। तो सीरियल बाई चलेंगे। पहले लघु उत्तरीय पहले बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद यहाँ पे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हम देखेंगे। यहाँ पे 2023 की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। और यहाँ पे जैसा कि मैंने लिख दिया है कि अब की बार 95 बार हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो, अगर आप कंटिन्यू वीडियो देखते हो, इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से एनालिसिस करके जाते हो, याद करके जाते हो, रिवीजन करके जाते हो, तो आप निश्चित ही 95 प्लस नंबर लेके आओगे। तो यहाँ पे पहला वीडियो यहाँ पे है और उसका पहला ही प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या है। तो यहाँ पे आप सभी को बताना है कि शुद्ध जल का जो पीएच मान है, पीएच वैल्यू है, वो क्या रहती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे 7 शुद्ध जल का पीएच मान रहता है। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न है आपका, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट हो चुके हैं और इनके पूरे पूरे चांस हैं फिर से एग्ज़ाम में आने के। तो इसलिए मैं इन क्वेश्चन को लेके आया हूँ। इन्हें बहुत ही ध्यान से आपको देखना है और लिखकर आपको याद करना है, या फिर 3-4 बार आप वीडियो देख सकते हैं जिससे आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो यहाँ पे आप सभी को बताना है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आंसर है आपका बी सही हो जाएगा, Na2CO3.10H2O। ये आपका यहाँ पे दूसरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तीसरा है एंटीमन का है, ठीक है। एंटीमन है या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एंटीमनी क्या है। तो यहाँ पे आप सभी को बताना है ये धातु है, अधातु है, उपधातु है या मिश्र धातु है। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप सभी का आंसर उपधातु हो जाएगा। एंटीमनी एक उपधातु है, ठीक है। इसके बाद जो आपका चौथा क्वेश्चन आता है वो आता है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो यहाँ पे आप सभी को बताना है कि कौन सी इनमें से जो धातु है वो यहाँ पे मैग्नीशियम, ये कॉपर जो भी है, जिंक है, फास्फोरस जो भी है यहाँ पे। तो इनमें से 4 में से कौन सी जो धातु है वो यहाँ पे हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। आप सभी को इसका आंसर यहाँ पे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉपर। तो कॉपर जो इसकी धातु है वो अम्ल के साथ हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। इसके साथ ही फफोलेदार कॉपर जो है, इनमें से कौन सा है। तो आपको बताना है कि इनमें से फफोलेदार कॉपर कौन सा है। शुद्ध कॉपर, कॉपर का अयस्क, कॉपर की मिश्र धातु, या कॉपर में 2% अशुद्धियाँ होती हैं तो उसे फफोलेदार कॉपर कहते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आंसर डी सही हो जाएगा। कॉपर में 2% अशुद्धियाँ होती हैं तो उसे फफोलेदार कॉपर कहते हैं। यहाँ पे आपका 6वां नंबर क्वेश्चन है, एसीटोन। और ये एसीटोन का यहाँ पे सूत्र लिख रखा है, CH3COCH3 का IUPAC नाम क्या है। तो आप सभी को बताना है, सीधे तौर पे अगर कहें तो एसीटोन का दूसरा नाम क्या है, इसे दूसरे नाम किस नाम से जाना जाता है। तो आपको ब्यूटोनोन, प्रोपोनोन, ब्यूटेनाल, प्रोपेनाल, तो इनमें से आपको बताना है कि इसका दूसरा नाम क्या है, या IUPAC इसका नाम क्या है। तो आपको यहाँ पे बताना है, आपका हो जाएगा प्रोपेनोन। प्रोपेनोन यहाँ पे इसका एसीटोन का दूसरा नाम है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
अगला यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन है, ली विकर्ण संबंध दर्शाता है। तो ये किसके बीच संबंध दर्शाता है? एन के साथ, के साथ, एल के साथ, या फिर Mg अर्थात मैग्नीशियम के साथ। तो किसके साथ ये संबंध को दर्शाता है, यहाँ पे आप सभी को बताना है। तो यहाँ पे Mg के साथ में ये संबंध को दर्शाता है। इसके साथ ही आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थात हीमोग्लोबिन किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में, वृद्धि में। तो हीमोग्लोबिन किसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो श्वसन में ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पे आपका बी नंबर को आंसर सही हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे 9वां नंबर प्रश्न है कि फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है। फेफड़ों में शुद्ध रक्त कहाँ से आता है? बाएं आलिंद से, आलिंद में, दाएं आलिंद में, बाएं निलय में, दाएं निलय में। तो यहाँ पे आप सभी को 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बाएं आलिंद में। ठीक है। इसके बाद आपका 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो यहाँ पे आप सभी को बताना है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी या डिंब वाहिनी। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन में से एक को सेलेक्ट करना है, जो कि यहाँ पे आपका सही होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा शुक्रवाहिनी जो है वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। इसके साथ ही आपका 11वां प्रश्न है, समजात अंगों का उदाहरण है। इनमें से कौन सा समजात अंगों का उदाहरण है? हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपद अर्थात कुत्ते का आगे का पाँव। उसके बाद हमारे दांत तथा हाथी के दांत। इसके साथ ही आलू एवं घास के परिभूस्तारी। इसके बाद उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आप सभी को बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे तीनों ही ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। जो ए बी सी है तीनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। यहाँ पे प्रश्न नंबर 12 है आपका, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। कैसा दर्पण होगा? तो यहाँ पे ये पूछा गया है, समतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे आप सभी को बताना है, इन 4 ऑप्शन में से आपको एक को सही टिक करना है। तो यहाँ पे ऐसा जो क्रिया है वो अवतल दर्पण में होता है। इसके साथ ही आपका 13वां प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है। तो कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 अर्थात 1.5 है में प्रकाश की चाल कितनी होगी? तो इन 4 ऑप्शन में से आप सबको बताना है कि 4.5 × 10 की घात 8 मीटर सेकंड है, या फिर 2.0 × 10 की घात 6 मीटर सेकंड है, या सी नंबर है कि यहाँ पे 3.0 × 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड है, या 2.0 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ पे आप सभी को बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2.0 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे 14वां प्रश्न है कि स्पष्ट दृष्टि की निम्नतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर पर, 50 सेंटीमीटर पर, 100 सेंटीमीटर पर, या फिर अनंत पर। तो यहाँ पे आप सभी को बताना है कि ये अनंत पर होती है। स्पष्ट दृष्टि की निम्नतम दूरी अनंत पर होती है। इसके साथ ही कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। 15वां नंबर प्रश्न है कि कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए अधिक होता है? तो यहाँ पे ये पूछा गया है। तो लाल रंग के लिए अधिक होता है, पीले रंग के लिए अधिक होता है, बैंगनी रंग के लिए अधिक होता है, या फिर हरे रंग के लिए अधिक होता है। तो यहाँ पे आप सभी को बताना है कि कांच का जो अपवर्तनांक है वो किस रंग के लिए यहाँ पे अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बैंगनी रंग के लिए। ठीक है, बैंगनी रंग के लिए यहाँ पे कांच का अपवर्तनांक अधिक हो जाएगा। 16वां नंबर यहाँ पर प्रश्न है आपका, एम्पियर सेकंड मात्रक है, अर्थात एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का,
विद्युत वाहक बल का, आवेश का, धारा का। तो इन चार ऑप्शन में से आप सभी को बताना है कि जो एम्पियर सेकंड है वो किसका यहाँ पे मात्रक हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आवेश का। तो यहाँ पे आवेश का मात्रक हो जाएगा एम्पियर सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका 17 नंबर क्वेश्चन है वो है ओम के नियम का सूत्र क्या है। ओम के नियम का सूत्र क्या है, आई बराबर बी गुणे 10, आई बराबर बी गुणे आर। ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। जब मैं क्वेश्चन करवाऊँगा तो इनमें बहुत ज़्यादा ये काम आने वाला है। यहाँ पे हो जाएगा आर बराबर बी गुणे आई, यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा बी बराबर आई गुणे आर, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से चार में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बी बराबर आई गुणे आर यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, अर्थात सीधे सीधे पूछा है कि विद्युत मोटर का काम क्या है, ये क्या करता है, कौन सी धारा को किस में कन्वर्ट करता है, किस में बदलता है। तो यहाँ पे बताया गया है ऑप्शन नंबर ए है कि रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, या फिर यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, या फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या फिर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पे 18 नंबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। ठीक है, यहाँ पे आपका 19 नंबर प्रश्न हो जाएगा, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। जीवाश्म किस ऊर्जा का स्रोत है, यहाँ पे अगर हम सीधे सीधे समझें तो यहाँ पे हो जाएगा जीवाश्म किस ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि बहुत से प्रश्न ऐसे आते हैं और हमें एग्जाम में आते होते हैं लेकिन हम नहीं करके आते हैं क्योंकि हमें डर होता है गलत होने का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें छोड़ना नहीं है, जो प्रश्न है उसकी लैंग्वेज को यहाँ पे पकड़ना है, और जैसे ही हम लैंग्वेज को पकड़ेंगे तो हमारा काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो यहाँ पे जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, इसका मतलब है कौन सी ऊर्जा का स्रोत है, जीवाश्म। ठीक है, तो यहाँ पे पवन ऊर्जा का, सौर ऊर्जा का, कोयला या पेट्रोलियम का, या जल विद्युत ऊर्जा का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो यहाँ पे जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है, कोयला और पेट्रोलियम है। इसके साथ ही जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न है वो लास्ट यहाँ पे प्रश्न हो जाएगा बहुविकल्पी का, कोलीफार्म समूह है। कोलीफार्म किसका समूह है, विषाणु का, जीवाणु का, प्रोटोजोआ का, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आप सभी को बताना है कि इनमें कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जीवाणु का यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद हम लघु उत्तरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि लघु उत्तरी प्रश्न कौन कौन से मैंने ले रखे हैं। तो अब यहाँ पे आंसर आपको देना रहेगा। 21 नंबर प्रश्न है आपका, बीरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र और अणु सूत्र तथा उपयोग बताइए। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछेगा, बहुत ही छोटा प्रश्न है लेकिन यहाँ पे आपको 4 नंबर दिलवा के जाएगा। तो यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यहाँ पर कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है तथा इसका अणुसूत्र CaCl2 है। बहुत ही आसान है। इसके बाद इसके उपयोग लिख देंगे, 3-4 लिख देंगे। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी दे रखे हैं, आप कम भी लिख सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो ऊन है उसको यहाँ पे सिकुड़ने से बचाने के लिए यहाँ पे ऑक्सी कारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए ऑक्सी कारक के रूप में, क्लोरोफार्म बनाने में, चीनी को सफ़ेद करने में, पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए जो पानी में डाला जाता है, नल में डाला जाता है। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है सूत, लकड़ी की लुगदी आदि का रंग उड़ाने में बीरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है, पॉइंट डाल डाल के यहाँ पे आपको पूरे नंबर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, दूसरा प्रश्न है यहाँ पे 22 नंबर। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि अयस्क का खनिज को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे बताया गया है अयस्क व खनिज को परिभाषित कीजिए, अयस्क तथा खनिज में अंतर क्या है। तो यहाँ पे अंतर बताना है, अंतर स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले हम खनिज को लेंगे,
उत्तर में यहाँ पे खनिज को लेंगे तो बताया गया है कि प्रकृति में पृथ्वी के अंदर धातुएं तथा उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उनको खनिज कहते हैं, जैसे लोहा, कोयला आदि, ये खनिज हैं। इसके बाद यहाँ पे अयस्क की बात करें, जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में कम व्यय पर अपनी आसानी से प्राप्त किया जा सकता हो, उस खनिज को उस विशिष्ट धातु का अयस्क कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें अंतर भी स्पष्ट कर देना है। तो अंतर हम इस प्रकार से लिखेंगे कि खनिज और अयस्क में अंतर, हेडिंग डाल के, सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना है इसका आंसर। इसके बाद 23वां आपका प्रश्न हो जाएगा कि समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो समजातीय श्रेणी क्या है, इसका उदाहरण भी आपको देना होगा। तो यहाँ पे आपको उत्तर लिखना है कि कार्बनिक यौगिक का वह समूह जिसका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं तथा उसके सदस्यों को समजात गण कहते हैं। ठीक है, जो एक प्रकार के गुण वाले होते हैं उनकी एक कतार को, एक श्रेणी को जिसमें वो रखे जाते हैं उन्हें समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे यहाँ पर मेथेनॉल CH, जो ये मेथेनॉल का यहाँ पे सूत्र बताया गया है CH3OH, इसके साथ एथेनॉल, एथेनॉल का ये सूत्र यहाँ पे बताया गया है CH3CH2OH, और फिर प्रोपेनॉल, ये प्रोपेनॉल का यहाँ पे सूत्र बताया गया है CH3CH2CH2OH। तो यहाँ पे ये इनके जो समान गुण वाले हैं तो ऐसे को समजातीय श्रेणी में रखा जाता है और इनकी जो लाइन होती है उन्हें समजातीय श्रेणी कहते हैं। समजातीय श्रेणी के सदस्यों को निम्न लक्षणों के आधार पर, यहाँ पे इनके जो लक्षण होते हैं उनके आधार पर इन्हें परिभाषित किया जाता है, लिखा जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो इनका पहला है कि सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके साथ ही दूसरा है सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है। सी है यहाँ पे प्रत्येक क्रमागत सदस्य के जो कि अणुसूत्र हैं, अणुसूत्र में CH2 का अंतर होता है। और डी है प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणुभार में 14Q का अंतर होता है, 14U का अंतर होता है। इसके साथ ही यहाँ पे बताया गया किसी का सदस्य के गुणधर्म के आधार पर सभी सदस्यों के सामान्य गुणधर्म ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है और इतने में आपको 4 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे जो आपका 24 नंबर प्रश्न है, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, अर्थात साबुनीकरण के बारे में बताना है। तो यहाँ पे आपको उत्तर में लिखना है कि उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखना है कि ये तेलों और बासाओं के तनु जैसे कि NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद ये बनता कैसे है, इसका सूत्र आपको लिखना है, जैसे कि साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से लिखना है CH2O, और यहाँ पे ये ट्राइस्टीरीन अर्थात ये बासा और ग्लिसरॉल, और उसके बाद यहाँ पे साबुन मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको CH2OCO17 H35, H की मात्रा यहाँ पे 35 रहेगी, कार्बन की 17 रहेगी। इसके बाद यहाँ पे नीचे लिखना है डैश करके CHOCOC17 H35, और इसमें आपको यहाँ पे ग्लिसरॉल मिलाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सोडा मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे बासाओं के तने जो भी रहते हैं ना, तेल,
तो यहाँ पे वो आपको मिलाना है NaOH। उसके बाद यहाँ पे CH2O CuC17H35। इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है कि CH2OH डैश CHOH। इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है CH2OH और यहाँ पे आपको +3, ये 3 मात्रा कार्बन की रहेंगी, 17H35 COONA। तो यहाँ पर ये साबुन आपका मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको साबुन मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ विशेषताएं भी लिखनी होगी। जैसे कि यहाँ पर आपको लिखना है साबुन की विशेषताएं या अच्छे साबुन की विशेषताएं। जैसे अच्छे साबुन के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। जैसे साबुन क्षार रहित होना चाहिए, क्योंकि क्षार वस्तुओं तथा त्वचा को हानि पहुंचाते हैं। दूसरा है प्रयोग में लाने पर चटकना नहीं चाहिए। तीसरा है साबुन चिकना एवं मुलायम होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं तो बताया गया है कि साबुन अल्कोहल में विलेय होना चाहिए। और पांचवा है साबुन में जल की मात्रा 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और छठवां है इसमें कीटाणुनाशक पदार्थ मिले होने चाहिए। तो इस प्रकार से हम एक अच्छा साबुन बना सकते हैं। आपका 25वां नंबर प्रश्न है यहाँ पर, मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। उत्तर है यहाँ पे, इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखने पर समान गुणों वाले तत्व एवं एक नियमित अंतराल के बाद आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मेंडलीफ की आवर्त सारणी का जो नियम है वो लिखना है, उसकी व्याख्या करनी है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि विटामिन की परिभाषा लिखिए। जल में घुलनशील 2 विटामिनों के बारे में बताइए या लिखिए। तो इसका उत्तर यहाँ पे आपको लिखना है, ये जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। इनकी कमी से अपूर्णता रोग होते हैं। इनकी कमी से अपूर्णता रोग होते हैं। इन्हें वृद्धि कारक भी कहते हैं। विटामिन्स मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जल में घुलनशील, दूसरे बासा में घुलनशील। जल में घुलनशील है जैसे कि विटामिन बी और सी, बासा में घुलनशील जैसे कि ए, डी, ई, के, ये सभी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनके आंसर लिख सकते हैं। और आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट में लिख के बताइए। और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।